मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग 11वीं कक्षा के चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन मतलब संबंध और फलन के विविध उदाहरण को देखने वाले हैं। हर प्रश्नावली के बाद आपको 11th और 12th में कुछ ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो एक्सरसाइज के मुकाबले थोड़े कठिन होते हैं, लेकिन ये रिलेशन एंड फंक्शन ये जो चैप्टर है इसका विविध उदाहरण बाकी विविध उदाहरणों से थोड़ा आसान है, तो इसलिए हमें इसमें विशेष कोई समस्या नहीं होनी है। हम पहला उदाहरण पढ़ते हैं, यानी कि उदाहरण 18। मान लीजिए कि R वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है। R से वास्तविक संख्याओं को दिखाते हैं, ये बात आपको पता है। एक वास्तविक फंक्शन R का मतलब क्या है कि x का मान R रखिएगा, fx का मान भी R ही आएगा। R मतलब वास्तविक संख्या को fx x + 10 द्वारा परिभाषित कीजिए और इस फलन का आरेख खींचिए। ठीक है, बहुत आसान। मैंने आपको कहा था कि जब भी आलेख खींचना हो तो 10वीं क्लास में आप इसको x अक्ष और इसको y अक्ष मानते थे, लेकिन y को ही 11th में हम लोग को फलन पढ़ने में fx मान लेना है, मतलब fx ही हमारा y होता है और हमें इसका ग्राफ खींचना है। तो ये तो बहुत आसान है। जनरली आप x + 10 fx = x + 10। अब यहाँ आप देखेंगे कि ये x + 10 ये एक रैखिक समीकरण है। x + 10 ये एक रैखिक समीकरण है। और फिर आप सोचेंगे कि सर ये रैखिक समीकरण क्या होता है? तो 10वीं क्लास में आपने रैखिक समीकरण पढ़ा था ना, जिसका मतलब बहुपद जिसका घात 1 हो, और घात 1 हो मतलब पावर 1 हो, तो इस x का पावर 1 है, इसीलिए एक रैखिक समीकरण है। और जब भी हम लोगों ने रैखिक समीकरणों का ग्राफ खींचा था तो हमेशा एक सीधी रेखा प्राप्त हुई थी हमें। तो यहाँ भी हम रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचेंगे तो एक सीधी रेखा ही प्राप्त होगी। तो ये बहुत आसान चैप्टर है, मतलब एक्चुअली ये 10वीं क्लास के बच्चे भी बना सकते हैं बहुत आसानी से। बस उनको fx देख के घबराहट होती है, तुम इसको fx देखो ही मत, y देख लो। अब y = x + 10। अब यहाँ आप x का मान रखिए, ऐसे ही ना बनाते थे। x का मान आप बनाते थे कैसे? यहाँ आप x का मान रखेंगे और fx का मान आ जाएगा, मैंने y का मान आ जाता था। तो x का मान हमने 0 रख लिया, तो fx का मान क्या आ गया? 10 आ गया। फिर x का मान हम एक काम करते हैं, वास्तविक संख्या में कोई भी रख सकते हैं, तो हम -5 रख लेते हैं, -5, तो fx का मान 5 आ जाएगा और इसका ग्राफ खींच देते हैं। लेकिन यहाँ आपको ऐसे नहीं बनाना होगा। यहाँ कैसे बनाना होगा? यहाँ बनाना होगा कि f का मान आपने क्या रखा? x का मान 0 रखा, तो ये आ गया 0 + 10 = 10। fx का मान क्या आ गया? 10 आ गया। फिर यहाँ x की जगह पे आपने रखा था -5, तो -5 रखिए, ये आ गया -5 और +10 तो बराबर 5। ये समझ में आ रहा है? अब आपको दो बिंदु ऐसे प्राप्त हो गए, 0, 10 और ये -5, 5। ठीक है, ये हमें मिल गया r, है ना, fx = R2R। तो ये हमें रिलेशन या f से स्विच कर लो, फंक्शन हमें ये मिल गया। ठीक है, अब इसे हमें ग्राफ पर दिखा देना है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, 2 के अंतर पर लिखता हूँ, 2, 4, 6, 8 और यहाँ मान लो 10। यहाँ भी 2, 4, 6, 8 ये सब माइनस में होता है, मैंने बताया था। और नीचे वाला -2, -4, -6, -8, 2, 4, 6 और 8 और यहाँ 10। अब यहाँ लेते हैं 0 और 10, मतलब x का मान 0 और y का मान 10, मतलब fx का मान 10। देखो ना, x का मान 0 रखे तो fx का मान 10 आया था, तो x का मान 0 यहीं पे होगा और fx का मान 10 ये वाला बिंदु होगा। हमें यहाँ लिख लीजिए 0, 10 ये बिंदु हमें मिल गया, दिख रहा है। और -5 और 5, तो -5 तो 4 और 6 के बीच में यहाँ है, और 5 4 और 6 के बीच में यहाँ है। इन दोनों को मिलाइए, आप स्केल रख के मिला लीजिएगा। ये रेखा मिल गया हमें
-5,5 और फिर स्केल रखिए, इन दोनों को मिला दीजिए, हो गया ग्राफ। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपको काम आएगा अगले सवाल में, कि आगे 11th क्लास में आप जब भी ये रैखिक समीकरण मिला आपको फंक्शन में, तो इसको रैखिक फलन कहते हैं। ठीक है, रैखिक फलन। रैखिक फलन क्यों? क्योंकि हमें रैखिक समीकरण मिल रहा है फंक्शन में। यह वैसा फंक्शन है जिसमें रैखिक समीकरण मिला, तो इसीलिए इसको रैखिक फलन कहेंगे। और रैखिक फलन को हम f(x) बराबर mx प्लस c के रूप में लिख सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, mx प्लस c, जहाँ m कोई कांस्टेंट है। यहाँ देखिए ना, एक तो x का पावर 1 है और फिर कोई कांस्टेंट आता है, जैसे यहाँ 1x प्लस 10, यहाँ 1 और 10 कांस्टेंट है। तो उसी प्रकार m और c अचर पद है, कांस्टेंट है, और x जो है वो वेरिएबल है, मतलब चर पद है। तो ये चीज़ काम आएगा आपको कि अगर रैखिक फलन हमें मिले, मतलब फंक्शन में वैसा फंक्शन मिले जो रैखिक समीकरण हो, तो उसे रैखिक फलन कहेंगे। जैसे ये हमें मिला था x प्लस 10, और इसे हम f(x) बराबर mx प्लस c से दिखाते हैं। ये याद रखिएगा, 11th क्लास में बार बार आपको काम आएगा और 12th में भी। अब उदाहरण 19 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए r q से q में। अब r क्या है? r यहाँ एक फंक्शन दिया हुआ है, ब्लू पेन में ले लेता हूँ। r हमें एक फंक्शन दिया है, और q से q कहते हैं परिमेय संख्या को, और परिमेय संख्या तो आप जानते ही जो p बटा q के रूप में हो। तो q से q मतलब r का मान, मतलब q रखेंगे और q आएगा में r बराबर a कोमा b दिया हुआ है, सच दैट ऐसा है कि a कोमा b इज द एलिमेंट ऑफ r, मतलब a और b दोनों ही r के सदस्य हैं। r के सदस्य मतलब दोनों ही परिमेय संख्याएं होंगी, जहां मतलब या तथा a में से b को घटाएंगे, मतलब जो दोनों का अंतर होगा वो हमेशा z होगा। z मतलब पूर्णांक। ये हमें शर्त दिया हुआ है। कह रहा है कि ऐसे फंक्शन को सजाना है, रिलेशन एक दिया हुआ है कि ए बी ऐसे ऑर्डर पेयर बनाने हैं कि ए और बी दोनों ही परिमेय संख्याएं होनी चाहिए, और ऐसी परिमेय संख्याएं ढूंढो कि ए में से बी को घटाएं तो हमेशा एक पूर्णांक आए। उदाहरण से मैं समझाता हूँ। देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो तो घबराइए नहीं, मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ, क्योंकि 10th क्लास में जो मैथ मिलता है और 11th में जो मैथ मिलता है ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो इस साइड में आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमें ए बी ऐसा लेना है कि ए में से बी को घटाएं तो पूर्णांक मिलना चाहिए। तो मैं ए बराबर ले लेता हूँ 3 और बी बराबर ले लेता हूँ 2.4। तो ए में से बी को घटाएंगे तो कितना होगा? 0.6। अब बोलो ये पूर्णांक है? नहीं, पूर्णांक नहीं है। मतलब हमारा ए और बी का ये मान गलत है। ए बराबर 3 और बी बराबर 2.4 हमारा मानना गलत है, क्योंकि यहाँ शर्त दिया हुआ है कि ए और बी दोनों तो परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन ए में से बी को घटाने पर पूर्णांक आना चाहिए। अब बच्चा पीछे बैठे बैठे ये सोच रहा है कि सर हमें तो पूर्णांक क्या कहलाता है मालूम ही नहीं है। अब भैया आपको पूर्णांक मालूम नहीं है और 11th क्लास में आप मैथ पढ़ रहे हैं, तो आप अपना बेसिक्स मजबूत करें, है ना। पीछे जब मैं सेट पढ़ा रहा था तो वहाँ भी मैंने उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से बताया है, और ये आपको मालूम होना चाहिए। पूर्णांक खड़ी संख्याओं कहते हैं, मतलब जो जैसे 1 2 3 4 5 6 ये होती हैं, ये धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, मतलब -1 -2 -3 भी होगा, 0 भी पूर्णांक होता है। तो हम क्या ले सकते हैं? ए का मान लो 4.4 ले लिए, तो बी का मान 3.4 ले लिए, तो 4.4 में से 3.4 जाएगा तो 1 बचेगा। हाँ, ये पूर्णांक है। तो ए और बी का ये मान तो हम ले सकते हैं, लेकिन ए नहीं ले सकते। समझ गए बात को? अब हमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए पहला क्वेश्चन कि ए कोमा ए ये दोनों बिलोंग्स टू आर है, मतलब दोनों आर का सदस्य है, मतलब दोनों ही परिमेय संख्या है, ए कोमा ए।
तो सभी ए इज द एलिमेंट ऑफ क्यू के लिए, तो यहां देखो ए कोमा ए का मतलब क्या है, दोनों अवयव सेम है, इक्वल है, और ए में से ए को जब भी आप घटाते हैं वी नो दैट हम जानते हैं कि ए में से ए घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा, है ना। किसी भी संख्या को उसी में से घटाते हैं तो जीरो मिलता है, तथा जीरो एक पूर्णांक है, यही सर दिया है ना कि ए माइनस बी एक पूर्णांक आना चाहिए, तो हाँ जीरो एक पूर्णांक है, इसीलिए यह एक संबंध है ना। तो ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ये संबंध सही है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मैं लाल पेन से बना लूँ क्योंकि फिर आपको ब्लू में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा किधर का है। मेरे पास जगह थोड़ा कम बचा हुआ है, इसीलिए मैं कंजूसी कर रहा हूँ। ए कोमा बी इज द एलिमेंट ऑफ आर का तात्पर्य है कि बी कोमा ए इज द एलिमेंट ऑफ आर। हाँ, जैसे मान लो कि 4 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा, 1। तो 4 और 3 अगर है सदस्य तो 3 में से भी 4 घटाओगे तो कितना आएगा, -1। और मैंने अभी तो बताया कि खड़ी संख्या चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, दोनों ही पूर्णांक होते हैं। तो इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, है ना, मतलब ए और बी आर से आते हैं, तो ए माइनस बी बराबर एन लेट मान लेते हैं, ए माइनस बी बराबर एन होगा, एन जहां कोई संख्या है लिख लीजिएगा, जहां एन कोई पूर्णांक है। इसीलिए जब b माइनस ए को भी घटाएंगे तो -n मिलेगा, और -n भी तो एक पूर्णांक है। ये सारी बातें आपको लिखनी होगी जो मैं बोल रहा हूं, मैं जगह की कमी कारण लिख नहीं रहा हूं। तो इसीलिए b कोमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। जब a कोमा बी आर का सदस्य होगा तो b कोमा ए भी आर का होगा ही होगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जैसे 4 में से 3 घटाए तो 1 हुआ, तो 3 में से भी 4 घटाओगे तो -1 होगा ना, तो -1 भी तो पूर्णांक है। अगर यहाँ पूर्णांक आ रहे तो यह भी तो पूर्णांक है, समझ गए बात को। अभी तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ए कोमा बी इज द एलिमेंट ऑफ आर, बी कोमा सी इज द एलिमेंट ऑफ आर, तो ए कोमा सी भी आर होगा। ये तो आप कोई बच्चा भी बता दे। जैसे मान लो ए कोमा, मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ, ए माइनस बी बराबर एन, मान लो जहां एन कोई इंटीजर है, ठीक है, और बी कोमा सी, तो बी में से सी भी घटाने पर कोई इंटीजर आ रहा है ना, ये भी एन, मान लीजिए एन कोई पूर्णांक है, तो भैया ए में से सी भी तो घटाओगे तो ये भी पूर्णांक आएगा ना। नहीं समझ आया सर, कोई बात नहीं, संख्या लेते हैं ना, मतलब बच्चों का दिमाग अभी ए बी सी तक गया नहीं है, 10th में वो 2 4 6 से ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं। अभी मैं संख्या ले लेता हूँ। जैसे मान लो ए के जगह पे मैंने ले लिया 5, बी के जगह पे ले लिया 6 और सी के जगह पे ले लिया 8, ठीक है भैया। तो ए माइनस बी मतलब 5 - 6, ये एक पूर्णांक आ गया, -1, देख लो ना। फिर b माइनस सी मतलब 6 - 8, यह भी पूर्णांक आ गया, -2। तो जब ये दोनों पूर्णांक हैं तो 5 में से भी तो 8 घटाओगे तो पूर्णांक ही आएगा, -3। अब समझ में आया। तो ये आपको लिख देना है कि लेट ए एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ आर, मतलब माना कि ए और बी एलिमेंट है आर के, तो इसीलिए ए घटाओ बी एक पूर्णांक होगा, और बी कोमा सी भी एलिमेंट है आर के, तो बी कोमा सी भी एक पूर्णांक होगा। तो इसीलिए ए माइनस बी बराबर भी पूर्णांक है और बी माइनस सी बराबर पूर्णांक है, मतलब ए बी का अंतर भी पूर्णांक है, बी सी का अंतर भी पूर्णांक है, तो ए सी का भी अंतर पूर्णांक ही होगा। और इस प्रकार हमारा उदाहरण 19 कंप्लीट होता है।
उदाहरण 20 करें, यदि f बराबर 1 1 2 3 0 1 -1 -3 z से z एक रैखिक फलन है। ये z से z क्या है, मतलब पूर्णांक रखोगे पूर्णांक आएगा, यहाँ भी पूर्णांक रखोगे x का मान और fx का मान भी पूर्णांक आएगा। एक रैखिक फलन है, देखो रैखिक फलन आ गया, उदाहरण 18 में हम लोगों ने समझा था। तो fx बात करें, ठीक है, अभी मैंने बताया ना कि रैखिक फलन के लिए fx जो होता है वो mx प्लस c के रूप का होता है। और ये छोटी बात है, मतलब ये आपने 10th में भी पढ़ा था। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि ये जीरो वाला एक इक्वेशन लेता हूँ, मजा आएगा। यहाँ देखो ये क्या है कि आपने x का मान 0 रखा और fx का मान -1 आ गया, यहाँ रख के चेक कर लो। तो fx का मान -1 आ गया कब, जब हमने x का मान 0 रखा, मतलब m गुना 0 प्लस c, यहाँ से हमें m गायब हो जाएगा, c का मान मिल जाएगा। तो fx बराबर mx प्लस c पर हमने fx का मान -1 रख दिया और x का मान 0 रखा, और ये यहाँ देखो 0 में m से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। तो c का मान क्या मिल गया, -1। c का मान हमें -1 मिल गया। अब हम एक तो कोई भी रख के हम m का मान ज्ञात कर लेते हैं, हमने c का मान तो निकाल लिया। अब आप नीचे लिखिएगा, मैं बगल में लिख लेता हूँ, fx बराबर mx और प्लस c का मान आ गया -1, ठीक है। अब यहाँ देखो एक एक रखते हैं, मतलब एक रखोगे x का मान तो 1 आएगा fx का मान, fx की जगह पे 1 और x की जगह पे भी 1 रखे -1। अब यहाँ देखिए आप, ये थोड़ा 1 बराबर m में 1 से गुना करेंगे 1 ही हो जाएगा ना, और -1, यहाँ से -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। तो m का मान 1 और इधर का +1 2 हो जाएगा। m का मान क्या मिल गया, 2। समझ गया बात को। तो अब हमें कह रहा है कि fx ज्ञात कीजिए, तो इसका मान हम रख देते हैं कि fx बराबर m का मान क्या आ गया 2x और प्लस c का तो -1, यहाँ से हमें एक रैखिक बहुपद मिल गया। बोलो आसान है। अब चलो आपको आसान लग ही गया, तो अब उदाहरण 21 देख लेते हैं। उदाहरण 21 कह रहा है fx बराबर x² + 3x + 5 बटा x² - 5x + 4 का प्रांत ज्ञात करिए। प्रांत मतलब x का मान क्या क्या रख सकते हैं। तो x का मान हम सब कुछ रख सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं जब भी कोई संख्या बटे में हो, जैसे 4 बटे कुछ भी, तो यहाँ कुछ भी आए लेकिन 0 ना आए, क्योंकि इसके लिए इसका मान अनंत हो जाता है। समझ गया बात को। अब ये बात तो सर हम पहली बार जीवन में जान रहे हैं, चलो कम से कम जान तो गए। ये बातें 5वीं क्लास 6ठी क्लास में बताई जाती हैं, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ नीचे 0 नहीं आना चाहिए, तो ये 0 कब कब आता है, ये हमें एक द्विघात बहुपद दिख रहा है, इसका शून्य ज्ञात कर लेते हैं। तो x का मान वो रखेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, तो उसको छोड़ के बाकी कुछ भी रख लो, इसीलिए हम नीचे वाले का शून्य ज्ञात करते हैं। तो x² - 5x + 4 बराबर 0। गुणनखंड करने आता है ना कि गुना करने पर -5 है और जोड़ने पे -5 है और गुना करने पे 4 है, ऐसा क्या होगा। तो 4 और 1 x² - 4x - x + 4 बराबर 0। अब इन दोनों में से x कॉमन निकालिए तो बचा x - 4, और इन दोनों में से कुछ कॉमन है तो -1 कॉमन निकालिए तो बचा x - 4 बराबर 0। तो या x - 1 बराबर 0 या x - 4 बराबर 0। अरे ये तो 10वीं में पढ़ के आए हो ना, यहाँ से x का मान 1 आ गया या x का मान 4 आ गया। ये शून्य क्या होते हैं, मतलब x का मान 1 रख लो या 4 रख लो, ये पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा। तो हमें 0 ही तो नहीं लाना है ना, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये अनंत हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रांत लिखना है ना हमें, तो प्रांत कुछ भी हो जाएगा, कोई भी वास्तविक संख्या हो जाएगी, सिर्फ 2 नालायकों को छोड़ के। ये आ गए तो सारा काम खराब कर देंगे। ये नालायक कौन कौन है, 1 और 4, इन दोनों को छोड़ के बाकी कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है।
प्रांत का मान। आशा करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। अब अंतिम उदाहरण देखते हैं विविध प्रश्नावली का, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न भी। उदाहरण 22 कह रहा है f(x) बराबर 1 माइनस एक्स अगर x 0 से छोटा हो। x 0 हो तो 1 आएगा, और x 0 से बड़ा हो तो x प्लस 1 वाला समीकरण काम करेगा। हम पढ़ लेते हैं x छोटा हो 0 के लिए, मतलब x जब 0 से छोटा हो उसके लिए। तो f(x) बराबर 1 माइनस एक्स काम करेगा। ठीक बात है सर। तो 0 से छोटा ही लेना है तो कोई भी एक ले लो, -1 ले लेते हैं। -1 0 से छोटा है तो 1 और माइनस और x का मान -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 + 1 2। ठीक है सर। अब एक और ले लेते हैं, -2 ले लेता हूँ। तो 1 माइनस -2 तो 1 और 2 3 हो गया। मतलब हमें यहाँ क्या मिल गया, -1, 2, और यहाँ क्या मिल गया, -2, 3। तो यहाँ x का मान होता है, यह f(x) का मान होता है। ग्राफ पहले इसका खींच लेते हैं। मैंने आपको बताया था इसको आप x अक्ष मानिएगा और इसको f(x) अक्ष मानिएगा। हमारे 10th का जो y अक्ष होता है वही 11th में आके f(x) बन जाता है ना, भेष बदल लेता है। तो ये -1 और 2 है, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इतने में काम चल जाएगा हम लोग का। अब x का मान -1, x अक्ष ये है, -1 यहाँ आ गया, और y का मान f(x) का मान 2, तो 2 यहाँ है। इन दोनों को मिलाते हैं, स्केल रख के मिला लेंगे। यहाँ पे मिला, ये बिंदु में मिल गया -1, -1, 2। फिर -2 और 3, -2 यहाँ और 3 यहाँ। ठीक है, -2, 3। अब स्केल रखिए और इसको मिला लीजिए, स्केल रखिए और इसको मिला लीजिए, ऐसा ग्राफ आ गया। ठीक है। अब दूसरा हमें दिया हुआ स्थिति x बराबर 0 के लिए y का मान 1 होगा। x बराबर 0 के लिए f(x) बराबर 1, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है सर। x का मान 0 यहाँ पे आएगा और f(x) का मान 1, ये हो गया 0,1। ठीक है। अब x जब 0 से बड़ा हो तब के लिए, चलिए x इज ग्रेटर देन 0 के लिए, तो मैं f(x) बराबर क्या दिया हुआ है, x + 1। मैं पहले x का मान लेता हूँ 2, क्योंकि 1 लिखने पे बहुत पास पास आ जा रहा है, थोड़ा दूर पे हो तो अच्छा लगता है। और एक बार लेता हूँ 4, तो यहाँ x का मान 2 + 1 बराबर 3 हो जाएगा, और 4 + 1 बराबर 5 हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 2,3 और यहाँ आ गया 4,5। तो 2x का मान और 3y का मान यहाँ है, और 4,5, x का मान 4, y का मान 5 यहाँ है। अब आप इसको ऐसे मिला सकते हैं, तो ये V शेप का हमें ग्राफ मिल गया। कैसे कैसे ग्राफ देखने पड़ रहे हैं सर। अरे अभी तो त्रिकोणमिति शुरू होने दो, तुमने तो सोचा नहीं होगा कैसे कैसे ग्राफ होते हैं, है ना। ये 10th नहीं है मुन्ना, अभी तो 11th 12th में आ गए आप। और 11th 12th को ना ध्यान से पढ़ना, क्योंकि 11th का मैथ अगर तुमने गोल कर लिया तो पूरे 12th भर रोगे, है ना। बिना फिर से बिना 11th का मैथ पढ़े 12th नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ये ध्यान रख लो। अभी के इस वीडियो को इतने ही पे ख़त्म करते हैं, और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपका कोई भी पर्सनल दिक्कत हो आप इस पर बता सकते हैं। पर्सनल दिक्कत मतलब पढ़ाई से जुड़ा हुआ, है ना, कुछ और ज़्यादा पर्सनल मत ले लेना। थैंक यू।